हेलो एवरीवन, कैसा हो रहा है सबका। मैंने 11th क्लास में अब तक तीन लेसन्स, आई थिंक 3 सेशंस ले लिए हैं। तो उसमें अपना फर्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने कुछ चीज़ नोटिस की है। मेरे को लगा कि अभी आप 9-10 से जस्ट निकले हो 11th में, अभी आपको नीट का जो ये इतनी बड़ी बड़ी शीट्स दे रखी है आपको, ये पढ़ने से आप लिटरली डर जाओगे, मुझे पता है। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आपको 12th में दी जाए, थोड़ा थोड़ा साइमल्टेनियसली एग्जाम में करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी अपन थोड़ा केवल एनसीईआरटी को कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में अपन जितना मैंने पढ़ा दिया उतना बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन अब जो आज के सेशन से जो स्टार्ट होने वाला है वो टोटली एनसीईआरटी होने वाला है। लगा मुझे कि ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ कवर करवा सकती हूँ मैं वो कवर करवाऊंगी, लेकिन मैं पूरा अपनी मॉड्यूल शीट नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपको 11th पास करना और 11th अच्छे मार्क्स से पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगले 2 साल करेंगे अपन नीट की तैयारी। इस साल तो वैसे भी दे नहीं सकते, आप 11th में हो, 12th में दोगे, 12th में नहीं हुआ तो अगले साल दोगे, तो है ना, आप भी यहीं हो मैं भी यहीं हूँ। चलो बात शुरू करते हैं। मैंने क्लासिफिकेशंस बताए थे, पढ़े आपने क्लासिफिकेशंस? आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन बच्चा? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन वाला पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने शीट का और बुक का दोनों का क्लासिफिकेशन करवा दिया था आपको। ओके, तो बात यह है कि अब अपन सेकंड जो चैप्टर है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके शुरू करने वाले हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि कैसे कैसे हिस्ट्री रही है, किस किस साइंटिस्ट ने आके क्या क्या दिया है, कैटेगरीज दी है। सबसे ज़्यादा कैरोलस लीनियस का रोल रहा है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे ज़्यादा रोल जिसका रहा है वो साइंटिस्ट है अपने कैरोलस लीनियस। तो वहीं से शुरू करते हैं, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना बच्चा। तो एक अपन पढ़ते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन that was proposed by Carolus Linnaeus. कैरोलस लीनियस ने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपन सिर्फ 2 कैटेगरीज में, 2 किंगडम्स में डिवाइड करेंगे। एक वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट्स, एक वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं दैट्स कॉल्ड एनिमल। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनमें सिर्फ 2 कैटेगरीज बनाई गई। फर्स्ट कैटेगरी इज प्लांटी एंड सेकेंड इज एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया जस्ट बिकॉज कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, इसलिए अपन ने प्लांट्स लिख दिया, और ये एनिमल्स, क्या ये सही है? ये एंशिएंट पीरियड में अर्लियर स्टेज तक तो सही था एक तरह से क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ तो बैक्टीरियाज, वायरस, बैक्टीरियोफेज एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सब थ्योरीज आने लगी, तो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके रिजेक्शन का क्या कारण है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिजेक्शन का कारण क्या था। तो पहला कारण था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की रिजेक्शन का, जिसको अपन ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। फर्स्ट वन वाज कि लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया, और किसी भी क्लासिफिकेशन को शुरू करने के लिए इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, सबकी शुरुआत से पहले अपन जब बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ने के बाद से ही एक चीज़ की क्लियरिटी हो जाती है कि विच आर दी एंशिएंट माइक्रोब्स एंड विच आर दी
फ्यूचर एंड ऑनगोइंग माइक्रोब्स या फिर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सब जानते हैं जब अपना अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, जब अपनी पूरा प्लेनेट बना था, तो सबसे पहले ये एकदम लावा की तरह था, एकदम गर्म गोले की तरफ था। धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, पानी सब जगह हुआ। तो पानी में सबसे आपको क्या लगता है भगवान ने एकदम से अवतरित करके अपन को छोड़ दिया? आपको पता है ना कि अपने एंसेस्टर्स कौन थे? बंदर थे, पता है आपको? तो बंदर ऐसे थोड़ी, बंदर से ऊपर से हनुमान जी ने अपना रूप लिया और नीचे पानी में छोड़ दिया बंदरों को, ऐसा नहीं है। बंदर से पहले के एंसेस्टर्स, बंदर भी मैमल्स में आ गए, मैमल्स से पहले रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से पहले बर्ड्स, बर्ड से पहले एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से पहले कितने सारे ये इकाइनोडर्मेट्स। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई एक प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोटोजोन सेल से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, ठीक है? तो वो ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अपन को वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए शुरुआती बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ाने का मतलब यही है कि अपन डिफरेंशिएट कर पाए कि आज जो हम हैं वो किसकी वजह से हैं। फाइन। तो जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, फर्स्ट ड्रॉबैक वाज कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इग्नोर किया गया। तो ऐसा हुआ कि ये जो प्लांटी में जो लिया ना उन्होंने, तो प्लांटी में इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को भी ले लिया, और एज वी ऑल नो ब्लू ग्रीन एल्गीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्लांट में उन्होंने ये डाइकोट्स मोनोकोट्स को भी ले लिया, ठीक है? प्लांट्स में उन्होंने डायनोफ्लैजिलेट्स को भी ले लिया, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो डिफरेंस नहीं हुआ, एक ही किंगडम में ले लिया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर इन सेम किंगडम। फाइन। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो ये लीनियस का क्लासिफिकेशन था उसका सेकंड ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने सिर्फ दो किंगडम को बता दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टीसेलुलर है या फिर इन दोनों में आएगा। वैसे बेसिकली किसी भी क्लासिफिकेशन का बेस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखना और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखना, और उन्होंने ड्रॉबैक के तौर पे वापस इनको साथ में रखा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब समझते हो? आराम से बताओ, बेझिझक बताओ। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब वन सेल, मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन। फाइन। अपन यूनि है कि मल्टी है? एग्जैक्टली। तीसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ऑटोट्रॉफ्स और हिटेरोट्रॉफ्स दोनों को एक जगह रखा। मतलब समझते हो ऑटोट्रॉफ्स और हिटेरोट्रॉफ्स को? बताओ। एग्जैक्टली। और हिटेरो होते हैं जो डिपेंडिंग होते हैं, जैसे अपन हिटेरो है क्योंकि अपन प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट से अपन को सब्जी नहीं मिलेगी, प्लांट से अपन को गेहूं नहीं मिलेगा, प्लांट से सारी चीजें नहीं मिलेगी, तो अपन नहीं बना सकते। प्लांट्स अपन पे डिपेंड नहीं है, प्लांट्स को सिर्फ सनलाइट चाहिए, ऑटोमेटिक उनका खाना बनता है। एग्जैक्टली। तो ऑटोट्रॉफ्स ऑफ प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स ऑफ एनिमल्स। तो होना तो ये चाहिए कि इसमें ऑटोट्रॉफ्स आना चाहिए, इसमें एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफ्स आना चाहिए। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे हुआ किसका नाम लूं, क्लेमाइडोमोनास, एरिथ्रोमाइसिन, सेकेरोमाइसिस एंड एजोस्पाइरलम, ठीक है, रोडोप्टेरा, ये सब ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे नाम लिए हैं मैंने जो हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते, फिर भी इसको इंक्लूड किया गया प्लांटी में। तो ड्रॉबैक हुआ ना। तो बस एक ड्रॉबैक का रीजन ये भी था कि ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ।
इनको भी एक ही ग्रुप में, एक ही किंगडम में इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने। तो ये 3 तो ड्रॉबैक हो गए, ठीक है। चौथा ड्रॉबैक ये था, चौथा जैसे 3 का, तीसरे का मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। युग्लिना होता है, युग्लिना ऐसी चीज होती है कि उसमें प्लांट से रिलेटेड भी होता है, प्लांट के भी कैरेक्टर्स होते हैं, एज वेल एज उसमें एनिमल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो किस में शामिल करें युग्लिना को, किस में शामिल करें? सबसे बड़ा कारण था कि युग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट्स में डालें, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है तो प्लांट्स में जाना चाहिए, लेकिन उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें हेटेरोट्रॉफिक होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल्स में रिलेट करती है उसके अंदर। इसलिए ये सब चीजें आई तो ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। और सबसे बड़ा कि उन्होंने 2 बड़े बड़े मेजर किंगडम्स इस्टेब्लिश कर दिए। अब जिन भी साइंटिस्ट ने अपना रोल किया वो यहीं से उठा के किया, इनसे अलग नहीं किया। इसको सारे साइंटिस्ट को एक बेस मिल गया कि ये तो करना ही करना है, इसके आगे की स्टडी करनी है। फाइन, तो ये रीजन है। लिख लिया आपने? मिटा दूं? चलो, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जो है अपना, दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। दैट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। 3 किंगडम है तो समझ जाओ, 3 क्लासेस दिए इन्होंने, 3 किंगडम दिए इन्होंने। तो प्लांटी, अब कैरोलस लीनियस के आगे वाले सारे क्लासिफिकेशन में प्लांटी एनिमेलिया तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक पूरी जड़ दे दी, एक ईंट रख दी उन्होंने, माइलस्टोन दे दिया उन्होंने। तो अब जो भी क्लासिफिकेशंस होंगे वो प्लांटी एनिमेलिया में एड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 3 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया। दैट वाज, फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, सेकंड प्लांटी, एंड थर्ड एनिमेलिया। अब जो लीनियस ने जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिखाया था, उस चीज को इन्होंने समझ के अपना बेसिस बनाया। कौन सा बेसिस? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाला, ठीक है। जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, और इन दोनों में रखा मल्टी को। ये भी वैलिड नहीं था। इसके भी वैलिड होने का कारण, इनवैलिड होने का कारण ये था कि इन्होंने भी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। बाय डिफॉल्ट इन्होंने प्रोटिस्टा में दोनों को शामिल कर दिया। इन्होंने बोला जितने भी यू सेलुलर है, अब वो यूनिसेलुलर, वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या होती है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्रोटीन होती है, जिसको एज ए फूड मटेरियल भी काम किया जाता है। जैसे स्पेस में जाते हैं ना, पता है आपको, स्पेस में कल्पना चावला गई थी, अभी भी अपने इतने बड़े बड़े अंतरिक्ष यान ये सब छोड़े जाते हैं इसरो के माध्यम से। तो वहां पे वो लोग कोई अचार पराठा थोड़ी लेके जाते हैं। पता है आपको क्या लेके जाते हैं वो लोग? पता है क्या आपको? अचार पराठा नहीं लेके जाते वो लोग कि भाई ब्रेड लेके गए हो, बिस्किट लेके गए हो, नमकीन लेके गए हो, नहीं। वो सब ये सब चीजें लेके जाते हैं जो स्टोर करके भी रख सकते हैं वो 1-1 साल तक। उसमें सबसे बड़ी प्रोटीन है दैट इज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है,
क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन वो क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटीन है। देखो वो प्रोकैरियोट भी हुई क्योंकि वो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है वो, तो वो प्रोकैरियोट हुई, लेकिन वो यूनिसेलुलर प्रोटीन है। तो कश्मकश हो गई ना, इसमें डालें कि इसमें डालें, क्योंकि अगर अपन इसमें यूनिसेलुलर डाल रहे हैं तो ठीक है, डाल देते हैं अपन स्पाइरुलिना को, लेकिन इसमें क्या अपन प्रोकैरियोट्स को डाल रहे हैं, बस यही जिक्र नहीं किया तो फिर इसको भी वैलिड। वही होता है ना कि जैसे पहले के ज़माने में क्या इतने साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, जितने साइंटिस्ट हुआ करते थे ना वो एक दूसरे को इतना जानते थे कि वो एक दूसरे की काटने के लिए तैयार होते थे कि किसी ने पेपर पब्लिश किया तो अब मैं इसको कैसे रिजेक्ट करवाऊं, क्योंकि मुझे इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ये सब चीज़ें पेपर में पब्लिश होती थी, पता है आपको, बुक्स बाद में छपती थी, पहले पेपर में पब्लिश होता था कि आज इस साइंटिस्ट ने ये काम किया है, आज इस साइंटिस्ट ने ये पब्लिश किया है, फिर सारे साइंटिस्ट अपनी कमेटी बिठाते, फिर बोलते नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये कारण है, ये देखो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये काट दो, ये होता था। तो सेकंड वाला भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अपन थर्ड पे आते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 से शुरू हुई थी और ये 6 तक है, 2, 3, 4, 5, 6। और वैसे वैलिड कौन सा है, पढ़ा कौन सा जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय वीटेकर। फाइन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन that was given by Copeland, COPLAND, Copeland। क्या ईयर बस केवल वीटेकर का पूछेंगे, क्योंकि वीटेकर का ईयर दे रखा है एनसीईआरटी में। हमेशा याद रखना एनसीईआरटी में अगर किसी का जन्म भी दे रखा है ना कि इसका जन्म यहाँ हुआ था, ठीक है, जैसे मेंडल का दे रखा है, आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे अगली क्लास में, जैसे आपके इसमें भी दे रखा होगा 1969 है जो उसका है वीटेकर का है क्लासिफिकेशन, RH देख लो 1969। ठीक है, केवल ईयर उसी का पूछेगा। आपको मॉड्यूल शीट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अभी, आप बस एनसीईआरटी पे फोकस करो। जिस दिन मुझे लगा ना कि बच्चे एनसीईआरटी में शार्प हो गए हैं, बच्चों को अब एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है, मैं खुद से आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आऊंगी। अभी तो बच्चा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं मॉड्यूल पढ़ूं, शीट पढ़ूं कि एनसीईआरटी पढ़ूं। अभी आपके लिए मस्ट है ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को ही हम बहुत अच्छे से कवर कर ले तो भी अपना 90% मेडिकल का क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है इनका, नहीं है जिक्र इनका। ठीक है, लेकिन मैं साथ के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं साथ के साथ इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको बर्डन भी ना हो और आपको समझ में भी आए कि भाई 2 से सीधा 5 किंगडम नहीं हुआ था, 3 और 4 भी बीच में आया था। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल, और रिजेक्शन का क्या कारण था, ये सब चीजें पूछ ली जाती है। लेकिन मैं लाइट वे में बता रही हूँ कि आप फोकस केवल एनसीईआरटी पे करना। अगर मैं बोलूँ मैं एग्जाम ले रही हूँ, मैंने बोल दिया जैसे ये चैप्टर में करवा के आपको बोलूंगी कि मैं आपका एग्जाम लूंगी, ठीक है, तो आप समझ जाना कि मैम एग्जाम वो लेगी जो एनसीईआरटी में है। चाहे मैडम ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, चाहे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, लेकिन मैडम उन दोनों में से ना लेके एनसीईआरटी में जो 2 और 5 किंगडम है उसका एग्जाम लेगी। आई बात समझ में? चलो अब इन्होंने ना जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उनमें 4 कैटेगरी दे दी थी। तो पहली कैटेगरी इन्होंने जो दी दैट इज मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा। अब देख रहे हो आप प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया में फिर हैकल आए तो उन्होंने प्रोटिस्टा जोड़ दिया, फिर ये कॉपलैंड आया तो इन्होंने मोनेरा जोड़ दिया। समझ रहे हो?
ओके, तो ये पढ़ चुके हैं अपन। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर को लिया था, मल्टी सेलुलर को लिया था, मल्टी सेलुलर को दिया था। मोनेरा में क्या लिया था? मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को लिया गया। अब आइए प्रोकैरियोट वाली बात, अब आइए प्रोकैरियोट वाली बात। तो इसमें लिख लेना प्रोकैरियोट। यूनि, मल्टी एंड मल्टी। अब सबसे जो वैलिड प्रूफ आपका आता है किंगडम, वो है अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका अपन पढ़ने वाले हैं आज पूरा डिटेल में। अब बात ये है कि आरएच व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक कारण है इसका। कारण सबसे बड़ा ये है कि इसके जो जिस आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया, ये आधार पूछ लिए जाते हैं आपके एनसीईआरटी 11th के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और मेडिकल में तो पूछते ही पूछते हैं, उसकी छोड़ो। इसमें से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं क्लासिफिकेशन में, एक तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो देखो 5 कैटेगरीज बताई उन्होंने, 5 कैटेगरीज में लिख देती हूँ। अब फर्स्ट होगी मोनेरा। मोनेरा क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था आपको जीवन की शुरुआत ही हुई थी प्रोकैरियोट से। बताया था मैंने, पानी पानी था, फिर उसमें ब्लू ग्रीन एल्गीज ने जन्म लिया। ब्लू ग्रीन एल्गीज ने भी कैसे जन्म लिया? बहुत ही माइन्यूट से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपने आप में फोटोसिंथेसिस, अब देखो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस किसी को तो करनी पड़ेगी ना, किसी को तो करनी पड़ेगी। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी ने जन्म लिया, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी वाज प्रोकैरियोटिक सेल। तो एंशिएंट पीरियड में, सबसे पहले पीरियड में जन्म लेने वाला कौन था ऑर्गेनिज्म? दैट वाज साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं उसको अपन, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं उसको अपन। तो ये दोनों क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, मोनेरा। मोनेरा के बाद दूसरा प्रोटिस्टा, फिर तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और 5वां एनिमेलिया। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स है, फिर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में किसी तरह की सेल वॉल नहीं होती है, किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत ही साधारण सी स्ट्रक्चर होती है। अब आपको पता है कि जब भी चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, तो क्या एकदम सिंपल आदमी ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा या फिर मल्टीटास्किंग आदमी? मल्टीटास्किंग ही कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है ठीक है मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। सिंपल आदमी तो हाथ छोड़ देगा, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास में इतना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, इतना वेल डेवलप्ड उनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं थी कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए ड्रास्टिक सिचुएशन में। ड्रास्टिक सिचुएशन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज से 4.5 मिलियन ईयर्स अगो जब अपनी अर्थ का ओरिजिनेट हुआ था, कैसे हुआ था? एकदम गोले की तरह था। गोले के बाद में धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, फिर पानी बना, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए। लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट तो हो गए, लेकिन उनमें सर्वाइवल के लिए भी चेंजेस आने चाहिए ना, कि वो इतने ड्रास्टिक सिचुएशन में सर्वाइव कर पाए, इतने गर्म पानी में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही अपन आज बोलते हैं ना कि पानी खराब आ रहा है, गर्म करके पिया करो, शुद्ध करके पिया करो। क्या मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि अगर उस पानी में किसी भी तरह का बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बॉयल में मर जाएगा वो। आरओ क्या होता है? आरओ यही तो होता है, वो अंदर से फिल्टर करके भेजता है पानी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के भेजता है, वो यही तो होता है वो फिल्ट्रेशन। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खुद में चेंजेस नहीं होंगे, खुद में एक ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होगी, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स को बनाना पड़ा, वो खुद से इंड्यूस हुए यूकैरियोट्स बनने के लिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपना प्रोकैरियोट्स। पूरे 5 किंगडम, पूरे 5 जो किंगडम लिखे हैं उनमें से सिर्फ एक ही किंगडम है जिसमें अपन ने प्रोकैरियोट्स को लिखा है, डाला है, जो कि मोनेरा है, क्योंकि कम है ना बच्चा।
उसके बाद तो डेवलपिंग स्टेज में यूकेरियोट्स बन गए, तो ये है अपना प्रोकैरियोट्स। और ये वाला जो है प्रोटिस्टा वो है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों अपने मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है। ठीक है, इनमें वो आ जाएंगे जो कोई तरह का क्लोरोफिल नहीं रखते। जैसे प्लांट है, प्लांट क्लोरोफिल की वजह से सब फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, अपना फूड खूब बना पा रहे हैं। तो इनमें वो आ जाएंगे जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है, जिनके पास फोटोसिंथेसिस है, जो ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, और जिनके पास नहीं है, जैसे आपने देखा होगा मशरूम देखी है, मशरूम एक तरह से मशरूम को उगती है एक तरह से प्लांट की जैसे उगती हुई भी देखी होगी आपने, छतरी की जैसे बारिश में। लेकिन क्या उसके पास क्लोरोफिल होता है? क्या वो ग्रीन कलर की होती है? नहीं होती ना, व्हाइट कलर की होती है या फिर ब्राउन कलर की होती है। तो इसी वजह से फंजाई एक अलग से किंगडम बनाना पड़ा, क्योंकि इसके साथ डालते तो इसके साथ डालने का मतलब क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना। क्लोरोफिल नहीं है तो एक अलग ग्रुप बना दिया, लेकिन वो यूकेरियोट है। ठीक, और एनिमेलिया ये अपन लोग है, गाय भैंस बकरी जो भी है वो सब एनिमेलिया में आते हैं, अपन भी उसी में आते हैं। ठीक, अब जो मैं बता रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि आधार क्या था। व्हीटेकर ने जो दिया क्लासिफिकेशन, उसका बेस क्या था? तो बेस लिख रही हूं मैं। फर्स्ट बेस था सेल स्ट्रक्चर, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, बेस। सेल स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो, यूनिसेलुलर सिंपल होगा, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अब अपन ने जो ड्रॉबैक्स पढ़े थे ना, वो इसके सारे बेनिफिट है। इन्होंने सब चीजों को ध्यान में रख के कि मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो, इसलिए इन्होंने सब चीजों को ध्यान रखा। ठीक है, दूसरा इन्होंने थैलेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी ध्यान रखा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हो? अपनी बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? अपनी बॉडी, सेल से आगे कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? टिश्यू। सेल के बाद बड़ा ऑर्गन टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद सिस्टम के बाद बॉडी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना। सेल केवल एक जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, तो उनके पास बॉडी थोड़ी होती है, उनके पास सिर्फ सेल होती है। लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे डायटम्स बढ़ेंगे, डायनोफ्लेजिलेट डायटम्स पढ़ाऊंगी तो वो उनके पास टिश्यू है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब किंगडम पढ़ेंगे तो उनके पास भी टिश्यू है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं एनिमेलिया में, तो टिश्यू से वहां पे टिश्यू सिस्टम बनने लग गया। टिश्यू सिस्टम के बाद में निमेटोड्स तक आते हैं, एस्केरिस तक आते हैं, केंचुए तक, तब तक तो पूरा सिस्टम बन जाता है उनमें। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हुई ना, बस इसको भी ध्यान में रखा उन्होंने। तीसरा था उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, हाँ बच्चा, न्यूट्रिशन का मतलब, यश, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा? खाना खाना। और क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन को? न्यूट्रिएंट्स दो इसको और वो दो, तो न्यूट्रिएंट्स मतलब बस खाना खाना। तो खाना बनाना, ये का तरीका, इस तरीके के आधार पे भी उन्होंने
ध्यान दिया। अब खाना बनाना और खाना खाना के तरीके को मैंने वो एक साइंटिफिक वर्ड बताया था, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो खुद का फूड मटेरियल खुद जनरेट करने में सक्षम होते हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो डिपेंडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी ध्यान दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान दिया, तभी तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें जिनके पास क्लोरोफिल मिलता है वो फिर ऑटो हो जाते हैं। ये टोटली ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये टोटली हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपना है आधार जो है रिप्रोडक्शन। अब आपको पता ही है रिप्रोडक्शन अलग अलग में अलग अलग होता है। किसी में रिप्रोडक्शन जैसे अमीबा, अमीबा में 2 पार्ट में काट दो, अलग अलग दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। इन 2 को 4 में काट दो, 4 अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। तभी तो बोलते हैं ना अमीबा इमोर्टल होता है, अमर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अमीबा में से प्रोटोप्लाज्म होता है। वो प्रोटोप्लाज्म खुद में कैपेबल होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को खड़ा करने के लिए। अपना थोड़ी होता है। छिपकली की पूंछ काट दो, छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है। अब मेरा हाथ काट दो, मेरा हाथ आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। इसकी नाक काट दो, नाक आ जाएगी? इसकी नहीं आएगी। बस यही होता है कि अपन इसको दूसरी चीज बोलते हैं हाथ कटना, और अपन बोलते हैं रीजेनेसिस। रीजेनेसिस होता है अपना पुनर्जनन होता है कि नहीं होता है अपने ऑर्गन का, लेकिन प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है अमीबा में रिप्रोडक्शन के लिए। हाँ, उसके बाद में अपन थोड़ा सा हायर में बढ़े, हायर में जहाँ पे प्लांट्स में बढ़े, तो आपको पता होना चाहिए जो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नाम सुने हैं ना? सुने हैं ना? तो इनमें से किनका जीवन, किनका लाइफ साइकिल पूरा पानी में ही निकल जाता है? सोच के जवाब दो। ब्रायो का निकल जाता है, थेलोफाइटा का निकल जाता है, और टेरिडो का आधा निकल जाता है। सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आपने घर के आसपास मिल रहे हैं ना, अपन को बड़े बड़े पेड़ पौधे मिल रहे हैं ना, दूब घास, गुलाब का पेड़, ये पेड़, वो पेड़, बरगद, पीपल, ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो सिर्फ देखने में अपन को ये आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो पानी के अंदर है, जो सिर्फ पानी के अंदर है, 90% वो ही है जो इस धरती पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। अपन को लगता है ना पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओ, स्वच्छ जीवन बनाओ, ऑक्सीजन पाओ, इनसे नहीं मिल रहा अपन को। इनसे तो मिल रहा है सिर्फ 10%, लेकिन जो 90% ऑक्सीजन है ना, वो पानी में मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनसे मिल रहा है अपन को ऑक्सीजन, और अपन को आइडिया तक नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो ये होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं पानी की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो पानी में रहेगा ऑब्वियसली फिर वो पानी पे ही डिपेंड रहेगा रिप्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, और अपना आज पानी पे डिपेंड करते हैं? अपना रिप्रोडक्शन पानी पे डिपेंड करता है क्या? बस वही बात बोल रही हूँ मैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब समझ रहे हो? क्या नाम था? रघुवीर एंड यश, सॉरी लक्ष्य। आप बताओ, समझते हो फाइलोजेनेटिक का मतलब? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी पीरियड से निकलना। इवोल्यूशन समझते हो? उद्विकास। मतलब आज बंदर से चिंपैंजी, चिंपैंजी से गोरिल्ला, गोरिल्ला से फिर अपन बने, ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक है। फाइलो मतलब पहले जो बना उस, जैसे फाइलोजेनेटिक एक तरह का वो विकास, वो डेवलपमेंट होता है जो इरिवर्सिबल होता है। जैसे आज मैं बचपन में जो थी, 1 साल की थी, फिर 2 साल की थी, फिर स्कूल में थी, फिर कॉलेज में थी, तो आज मैं चाहूं तो भी वैसी बन सकती हूँ क्या? क्योंकि मेरा ग्रोथ हो गया है, और वो भी फाइलोजेनेटिकली ग्रोथ हो गया है मेरा, कि मैं ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, अब मैं वापस नहीं मुड़ सकती वैसे। समझ रहे हो? दैट्स कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बेस जो रखा वो रखा फाइलोजेनेटिक बेस। फाइलोजेनेटिक बेस के अकॉर्डिंग इन्होंने, जैसे मैंने जो चीज बताई थी कि सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी ने सांस ली थी अपने अर्थ के अंदर, सी के अंदर।
उसके बाद में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स बने, उसके बाद फंजाई बने, फंजाई के बाद प्लांट्स बने, प्लांट्स के बाद एनिमल्स बने। एनिमल्स में भी फिर है ना प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड एंड एस्केल्मिन्थीज, क्या क्या है वो सारे आपको मैम पढ़ाएंगी। वो सब बनते 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 आप देखोगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, उसके बाद में बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उसके बाद मैमल्स, मैमल्स तक देखोगे आप कि कितना सारा ड्रास्टिक चेंज आ गया। एक छोटी सी प्रोटोजोआ की सेल से आज पूरा शरीर खड़ा हो गया। दैट्स कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई बात समझ में? ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन कर लो। अब आपकी एक ये एनसीईआरटी के अंदर 11th वाली एनसीईआरटी के अंदर आपके ये एक इंडेक्स बनी हुई है, ये वाली है ना, ये वाली, ये इंडेक्स में आपको यहीं पे थोड़ा सा नोट डाउन करा देती हूँ, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। इंडेक्स में बोला गया है कि ये जो पांचों किंगडम है ना, इनमें क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से क्या डिफरेंस है। तो अपन ने सेल टाइप का तो डिफरेंस बता दिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और रिमेनिंग सारी यूकैरियोटिक सेल है, ये तो बता दिया अपन ने। अब दूसरा क्राइटेरिया है सेल वॉल का। सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स की बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड की, ठीक है। और वही प्रोटिस्टा में किसकी बनी हुई होती है? प्रोटिस्टा में ये होता है कि कईयों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कईयों में नहीं होती है। वैसे तो प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। लेकिन वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे सेल वॉल नहीं हो, लेकिन आउटर लेयर तो होगी ना, आउटर लेयर तो होगी, उसी को सेल वॉल बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा है, इनमें कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती है, ठीक है। और फंजाई में होता है, प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता है, विदाउट सेलुलोज होती है। और आपको हमेशा याद रखना है कि सेलुलोज हमेशा प्लांट्स की सेल में होता है। प्लांट्स है ना, जो अपने आगे पीछे देखते हैं, सब जगह देखते हैं, उनकी सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोजिक। और मल्टी सेलुलर जो एनिमेलिया है, अपन को पता है एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आपको मैं समझा देती हूँ, बुक से समझा देती हूँ, फालतू टाइम कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वाला जो है क्राइटेरिया, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, तो काहे की मेम्ब्रेन? इसमें एब्सेंट होगी और सब में प्रेजेंट होगी। सब में प्रेजेंट क्यों होगी? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज बताई थी मैंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की एक सेल होता है, फिर टिश्यू देन सिस्टम, ऑर्गन, ये सब होता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक है सेल, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल्यूलर तरीके का, इसका भी होगा सेल्यूलर तरीके का, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। लास्ट में ये तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूरा सिस्टम होगा, ये तो जिसको बोलते हैं अपन पूरा ऑर्गन सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो आपको जैसे जैसे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है। जिसके पास खुद का फूड मटेरियल बनाने की कैपेबिलिटी है, दैट इज ऑटोट्रॉफ, जो डिपेंडिंग है, दैट इज हेटेरोट्रॉफ। तो अब जो शुरुआत होती है अपनी, वो होती है मोनेरा किंगडम से। आज अपन देखो, अब आपको बताती हूँ मैं, आज अपन मोनेरा किंगडम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर ये जो 3 किंगडम है, इनमें 2-2 क्लासेस लगने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। तो आज अपन मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। मोनेरा हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है। और आगे जो क्लासिफिकेशन में बता दूंगी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अपना फर्स्ट जो है किंगडम, दैट इज मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम
मैंने एक बार फिर से बताया था, सबसे ज़्यादा एंशियंट पीरियड में मिलने वाले किंगडम था, जिसने सबसे पहले जब अर्थ अपनी पूरी धरती ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम पे मिला था। तो सबसे बेसिकली मोनेरा किंगडम को अपन बैक्टीरिया किंगडम बोल देते हैं, तो लिख लेना साइड में बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम में सारे बैक्टीरियाज को ही इंक्लूड करते हैं। बैक्टीरिया, फाइन। अब अपन शुरुआत करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी किंगडम का एक स्पेसिफिक फीचर जान लेना कि इस किंगडम में होने का कारण क्या है। तो पहला होने का कारण है कि इनमें सबसे पहले बैक्टीरियाज को रखा जाता है। अब पहला आता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मैंने अभी भी बताया था किसकी बनी हुई होती है, देख के लिखा हुआ है, देख के बताओ। अभी अभी मोनेरा की लाइन में लिखाया था मैंने, देखो मोनेरा वाली लाइन में लिखा है। चलो कोई बात नहीं, पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड लिखाया था मैंने। बोला करो ना यस मैम, क्या बोला करो, दो ही तो बच्चे हो, पूरी 40 क्लास के बच्चे हो। 40 बच्चों की क्लास होगी तो भी मैं उठाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। अब बात आती है अपनी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है सेल वॉल। बाहर से अंदर ही पढ़ते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपन स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर पढ़ेंगे, बाहर से अंदर जो जो मिल रहा है उसकी स्टडी करेंगे, फाइन। पहला है सेल वॉल जो पॉलीसेकेराइड के बनी हुई है। तो पॉलीसेकेराइड को जो नाम दिया जाता है इसके अंदर मोनेरा किंगडम में, उसको बोला जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर इसको म्यूरिन भी बोला जाता है, म्यूरिन। म्यूरिन भी बोला जाता है, ठीक। अब होता यह है कि मैं यहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शंस बताती जाती हूँ जिससे आपको नॉलेज होता रहे कि हाँ अपन को आगे ये पढ़ना है। मोनेरा किंगडम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है जो सेल वॉल लेस होता है, उसमें किसी तरह की कोई सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। और दूसरा होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी हुई होती है, वो किसी और चीज़ से बनी हुई होती है। अभी मैं उसी का ही डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, तब बताऊंगी मैं किससे बनी हुई होती है, ठीक है। ये तो हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा ये बताना। सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा, मतलब ये सेल वॉल है बाहरी, इसके अंदर क्या मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन है ना, जस्ट अंदर। सेल वॉल के अंदर जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब उसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आगे अंदर मिलने वाली चीज़ है, अब मैं धीरे धीरे मैं आपको ना एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ कि किस में क्या मिलने वाला है। पहले अपन मोनेरा किंगडम को दो अलग अलग क्लासेस में बांट लेते हैं। मोनेरा, पहला हुआ आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया होता है, आर्की मतलब बहुत पहले मिलने वाला ऑर्गेनिज्म, आर्की मतलब एंशिएंट पीरियड में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले जो मिले थे जिसको बोलते हैं फॉसिल, एक वर्ड है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, जिसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। क्या हुआ? प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। लो प्रिमिटिव भी लिख देती हूँ। जो सबसे पहले मिले थे, और यू बैक्टीरिया, जो अपन बैक्टीरिया वर्ड यूज करते हैं ना, वो बेसिकली होता है ट्रू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया, फाइन, आई बात समझ में? चलो ठीक है, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब मैं ना यहीं पे आपको थोड़े से एग्जांपल्स बता देती हूँ इन दोनों के, फिर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आर के बैक्टीरिया के जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन एग्जांपल्स है, वो पहला है हेलोफाइल, दूसरा है मिथेनोजन, तीसरा है थर्मोएसिडोफिल, ये तीन हैं जो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, थर्मोफिल, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल। ठीक है, अब दूसरा जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया में आते हैं अपने बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, अपन को डिटेल में इनको पढ़ना है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स और आप एड ऑन कर सकते हो कि बेसिकली बैक्टीरियाज को बोलते हैं अपन, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरियाज को लेते हैं, तो बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और बैक्टीरियाज में बैक्टीरिया की शेप क्या होती है। तो पहला अपना पॉइंट यहाँ पे इसी में लिखना ना, थर्ड पॉइंट की बैक्टीरियल शेप, बैक्टीरियल शेप। बैक्टीरियल शेप चार तरीके की होती है। पहली होती है कोकस, जो सबसे ज्यादा मिलने वाला बैक्टीरिया है। जगह जैसे अपन एक मिट्टी का एक पूरा मुट्ठी भर के उठाते हैं ना, तो अपन अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते कि उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज हैं, लेकिन अपन लिटरली उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो अपन देखेंगे उसमें करोड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज मिलेंगे। उसमें से करोड़ों में से तो आधे यही होंगे कोकस है ना, ये शेप होता है कोकस का, सर्कुलर शेप होता है। दूसरा है बेसिलस शेप होता है रोड शेप, रोड शेप क्या होती है, यूं। तीसरा है स्पाइरल होता ऐसे सांप की तरह की आकृति होती है। चौथा है विब्रियो मतलब कोमा लाइक स्ट्रक्चर। ये शेप होते हैं, बेसिकली ये चार ही शेप होते हैं बैक्टीरियाज के। ठीक है, अब अपना आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना बच्चा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।
बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन बेटा बेसिकली तो एसेक्सुअल तरीके से होता है। एसेक्सुअल समझते हो कि दो सेक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप्ड ही नहीं होता है कि ये मेल और फीमेल ढूंढे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कभी कभार जो सेक्सुअल होता है वो किस तरीके से होता है उसका मैं आपको टाइप बताती हूँ। मेनली लिख लो 70% तो एसेक्सुअल होता है, लेकिन जो 30% होता है उसके तीन तरीके से बताती हूँ मैं। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में ये होता है एक बैक्टीरिया है वो मेल की तरह परफॉर्म करेगा, दूसरा सेकंड बैक्टीरिया परफॉर्म एज लाइक ए फीमेल बॉडी। दोनों एक दूसरे के एक तरह से ट्यूब बनाएंगे, सामने आके ट्यूब बना के एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, इसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बच्चा देखो कॉन्जुगेशन बताइए, उसमें 2 बैक्टीरिया का रोल है, एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया दोनों पास में आए, फ्यूज हुए और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया। ट्रांसडक्शन में होता यह है कि ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया होता है, दूसरा होता है वायरस, एक वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वायरस, जिसको अपन बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बोल रही हूँ मैं, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देने वाला वायरस, दैट्स कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो मेरा बोलने का मतलब है ट्रांसडक्शन का कि एक बैक्टीरिया है, ये अपना बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को बाहर से वायरस आके इन्फेक्शन दे दे। अब आपको पता होना चाहिए कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन दे रहा है, वो कैसे दे रहा है? वो अपनी बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जाके वो अपने डीएनए, उसका खुद का जो आरएनए उसके अंदर मौजूद है उसको वो मल्टीपल कर रहा है, मल्टीपल करे जा रहा है। ऐसे कैंसर में भी क्या होता है? ट्यूमर की जो सेल्स होती है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी ग्रोथ करती है। तो कोरोना वायरस भी अपने बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करते जा रहा है, तो वो एक तरीके से अपनी सेल्स को तो खत्म कर रहा है, अपनी खुद की सेल्स को, और अपनी खुद की मतलब हमारी सेल्स को खत्म करके अपनी सेल्स को बना रहा है वो। इसी वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं उसके सामने। तो होता यही है कि वायरस आगे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्शन के थ्रू दे देता है। तो एक तरह से इसमें भी क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि बाहर का होगा, ये तो इसका खुद का है, इसका बाहर से आ जाता है तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो मतलब एक बैक्टीरिया को जब बाहर से वायरस आके अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, मतलब कोई भी डीएनए मिल जाना, कहाँ से मिल जाना? सराउंडिंग से मिल जाना, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का ही मिल जाना। लिख देती हूं मैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का ही डीएनए मिल जाना, लेकिन कहाँ से? बाय सराउंडिंग। बाय सराउंडिंग, ठीक। बस ये रोल होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज। आई तीनों चीज समझ में? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। मैं आज जो पढ़ा देती हूँ ना, मेरा रूल बताऊँ बच्चा क्या है? मैं चाहे 1 घंटा पढ़ाऊँ चाहे 2 घंटा पढ़ाऊँ, मैंने आज जो पढ़ा दिया मैं कल आते ही रिवीजन के तौर पे आपसे क्वेश्चन करूँगी। 5 क्वेश्चन करूँगी, बस 5 के आंसर दे देना, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनका IQ लेवल कितना है। फाइन। और जो पढ़ाया है उसी में से पूछूंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछूंगी।
एक मिनट बेटा, बोलो कौन सा वाला? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में से कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कॉन्जुगेशन में तो ये हुआ, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया हुआ है, दोनों पास में आए, इन्होंने एक ट्यूब बनाई, ट्यूब में उन्होंने एक दूसरे के डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज करके रिप्रोडक्शन कर लिया। ट्रांसडक्शन में ये है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, वायरस ने अपना बाहर से आके अपना डीएनए इसमें दे दिया, डीएनए आरएनए जो भी है उसके पास, क्योंकि दोनों हो सकते हैं वायरस के पास, ठीक है, वो दे देता है, तो ये दोनों ये रिप्रोडक्शन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया इसके बाहरी सराउंडिंग में है, ठीक है, तो वो अपन अपनी मदद से मैन्युअली, अगर जैसे मैं कोई परफॉर्मेंस कर रही हूँ लेबोरेटरी में, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं एक बैक्टीरिया को थोड़ी बोलूँगी भाई तू रिप्रोडक्शन कर, मैं तो अपने ही दिमाग से करवाऊंगी ना उसके अंदर, चाहे मैं इंजेक्शन करवाऊं, चाहे मैं कुछ भी करवाऊं, तो मैं इंजेक्ट करवाऊंगी बाहर से बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, इसका मतलब ये होता है सराउंडिंग का मतलब कि बाहरी तरीके से करवाना। अब अपन का क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अभी जो मैंने डिफरेंस बताया था ना इन दोनों में, वो पढ़ेंगे अपन। अब जो पहला है अपना आर्की बैक्टीरिया, चीजें समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे ही पूछ लेना, जब नहीं समझ में आए फटाफट पूछ लेना। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। लिखाने की जरूरत है? नहीं, मैंने एक बार लिख दिया है। चलो, और क्या लिखाने की जरूरत है? जो लिखाने की जरूरत है मैं लिखा रही हूं आपको, फटाफट लिखते जाना, ठीक है। ये यू बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है? अब जब अपन मोनेरा में ही पढ़ रहे हैं, जब ये प्रोकैरियोटी है, तो ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उनसे डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट होने के 3-4 रीजन हैं, जिनमें से पहला रीजन है कि ये जो होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब समझते हो? एरोबिक एनारोबिक का मतलब समझते हो? एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनारोबिक होता है विदाउट एनी ऑक्सीजन। समझ गए? तो एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब मजबूरवश, मजबूरी है इसकी, ठीक है। तो मतलब आर्की बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, और विदाउट ऑक्सीजन भी किसमें? मजबूरी में। मतलब ये बाध्य है, ये रजिस्ट है, फोर्सफुली ये रहता है विदाउट ऑक्सीजन। पहला कारण तो ये है कि इसको यू बैक्टीरिया से अलग रखना पड़ा, क्योंकि बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पहला कारण तो ये है। समझ में आया ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब? एनारोब का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस, और ऑब्लिगेट मतलब जरूरी है, उसके बिना नहीं रह सकता। मतलब अगर आप ऑक्सीजन देखो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहना है इनको। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, लेकिन आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की नहीं बनी हुई होती है। माइकोप्लाज्मा का मैंने बता दिया था कि वो सेल वॉल लेस होता है, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन मैंने बताया था कि आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। तो इसकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन तो उसकी बनी हुई होती है। मोनेरा किंगडम में जब अपन ने पढ़ा था ना, तो मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन में ही अपन ने बोला था कि सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया क्यों डिफरेंट है? डिफरेंट होने का कारण है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है।
कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ये सेल वॉल की बात हो रही है। अब ये बनने होने का रीज़न बताऊं क्या होता है? रीज़न ये होता है कि ये कितनी ड्रास्टिक सिचुएशंस होती है ना। ड्रास्टिक सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो सकता है? ड्रास्टिक सिचुएशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि वो गर्म जगह नहीं रह सकता। जैसे अपन है, अपन गर्म पानी, एकदम से अपन ने शार खोला, आपके लगा ठंडा ठंडा पानी आएगा और एकदम से उबलता हुआ पानी आया तो क्या होगा? भागेंगे अपन, भागेंगे भाई, दवा लगाओ तो जल गए, यही होगा ना हमारे साथ। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडो पॉलीपेप्टाइड की वजह से, सेल वॉल की वजह से इनमें इतना स्टेमिना आ जाता है कि ये गर्म से गर्म पानी में रह सकते हैं। यही कारण था जो आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहले सरवाइव कर गए धरती पर। यही कारण था, क्योंकि धरती एकदम आग का गोला था उस टाइम पे, तो जरूरी था कि वो ही ऑर्गेनिज्म टिक सके जिनकी सेल वॉल इतनी कॉम्प्लेक्स हो। ये कारण था। और क्या ड्रास्टिक चेंज हो, ड्रास्टिक सिचुएशंस हो सकती है, और ड्रास्टिक सिचुएशंस हो सकती है सॉल्ट। जैसे अपने जो भी आना सागर झील है, आना सागर झील है, ठीक है, आना सागर में अपन बाहर से ट्रक भर के अगर पूरे नमक के कट्टे डलवा दे, तो एक कट्टा दो कट्टा नहीं, टन में डलवा दे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो मछलियां, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो जिएंगे कि मरेंगे? मर जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं ना, अंदर तैर लिया बाहर आके सांस ले ली, नहीं, वो तो अंदर ही सांस लेते हैं। क्यों ऐसे ले पाते हैं? क्योंकि उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है बाय डिजॉल्व्ड वाटर। वाटर के अंदर जो मिलने वाली ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल रही है पानी के थ्रू, तो अगर अपन सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना डाल देंगे तो मर जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की ये खासियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट कंटेनिंग वाटर में भी रह सकता है। यही होती है ड्रास्टिक चीज़ें। अब तीसरा ये है कि मैं आपको बता दे देती हूँ, जो अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे ना, जो पहला एग्जाम्पल जो था अपना, वो था हेलोफाइल। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स बता के फिर बताती हूँ मैं आपको। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ये 16S राइबोसोम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है आर्कीबैक्टीरिया की, वो भी हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। सेल मेम्ब्रेन हाईली कॉम्प्लेक्स, ये है बेसिकली छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आर्कीबैक्टीरिया के, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं यूबैक्टीरिया से आर्कीबैक्टीरिया को। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जो अभी मैंने नाम लिया ना, हेलोफिल्स, एसिडोफिल्स, मिथेनोजन, वो क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है अपना हेलोफिल्स। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल। तीसरा नाम बताओ। जल्दी। मिथेनोजन। ठीक है, हेलोफिल्स, हेलो का मतलब समझते हो? हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है सॉल्ट। हेलो मतलब सॉल्ट। अभी जो मैंने सॉल्ट वाली कहानी बताई ना आपको, आना सागर लेक वाली, वो इस पे लागू होती है। ये सबसे ज्यादा सॉल्ट एरिया, मतलब सॉल्ट जिसको अपन मार्शी भी बोल सकते हैं, मार्शी एंड सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रोब्स,
ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सॉल्ट कंटेनिंग वाटर होता है उनमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये होते हैं हैलोफिल्स। किसकी वजह से कर सकते हैं? ऐसा क्या है इसमें? किसकी वजह से कर सकते हैं? क्या है? सेल वॉल कॉम्प्लेक्स है, सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है इसलिए। ठीक। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल मैंने अभी बताया था, हॉट स्प्रिंग में मिलने वाला, ज़्यादा गरम झरनों में मिलने वाला होता है ये हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग टॉलरेंट। अब इसमें आपको एक एग्जांपल मैं यही बताती हूँ जो मेडिकल में पूछा जाता है बार बार। थर्मस एटिक्विटस, ये एक इस तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, इस तरह का बैक्टीरिया होता है जो क्या जनरेट करता है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम जनरेट करता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे आप, तो लिख लो टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो यूज होता है पीसीआर टेक्निक में। पीसीआर टेक्निक होता है एक डीएनए से बहुत सारे मल्टीपल डीएनए कॉपीज बनाना। इस टेक्निक में यूज होता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम दैट वाज सीक्रेट बाय थर्मस एटिक्विटस, ठीक है। अब अपना आता है मिथेनोजन। मीथेन गैस समझते हो? CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। ये मिथेनोजन जो होता है, जो कैटल्स होती है ना अपनी गाय भैंस है ना, उनके गोबर में मिलने वाला बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? उनके गोबर को, काऊ डंग को मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। और आप देखते होंगे गाँव में जगह जगह मीथेन बायोरिएक्टर्स बने हुए हैं। मीथेन गैस बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स, उनको ऊपर से डाला जाता है। उनको क्या किया जाता है? बहुत सारे प्रोसेसिंग बायोरिएक्टर प्रोसेसर्स होते हैं बड़े बड़े हाइट के, जैसे अपनी टंकियाँ नहीं होती, अल्बरगेट टंकी, ये टंकी वो टंकी, इतने बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं। उसके अंदर काऊ डंग डाला जाता है, गोबर को डाला जाता है, ऊपर से ये मेथेनोजन बैक्टीरियाज को डाला जाता है। हाँ, अंडरग्राउंड होता है ना। तो उसके अंदर फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ये तो हुआ अपन करवा रहे हैं, लेकिन नेचुरली जो होता है वो ये होता है कि जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट किसको बोलते हैं? चरने वाले जंतु। जो चरने वाले होते हैं, जो 4 पैरों वाले होते हैं, जिसमें अपने गाय भैंस बकरी तीनों आते हैं, चरती है ना ये कोई नॉनवेज थोड़ी खाती है। चरने वाले जंतुओं को एक वर्ड दिया जाता है रूमिनेंट। रूमिनेंट की गट में मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है ये ऑटोमेटिक, जैसे अपनी गट में मिलता है एक, पता कौन सा? इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया है जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा मौजूद होता है। तो ये रूमिनेंट में मिलने वाला है। ये क्या करता है? ये काऊ डंग में से CH4 प्रोड्यूस करता है। CH4 प्रोड्यूस, ये होता है मिथेनोजन। बस आपके एनसीईआरटी में ये 3 ही है, तो मैं ये 3 ही लिखाऊंगी। बस चौथा मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे टेक पॉलीमरेज वाला। आई बात समझ में? मैंने सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज बताई थी, किन किन के बीच में बताई थी मैंने? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में जितने डिफरेंस है वो बताए थे आपको। लेकिन ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल से भी सिमिलैरिटीज रखते हैं। तो थोड़ा सा अपन यूकैरियोटिक सेल से जो सिमिलैरिटीज रखते हैं वो पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी विद यूकैरियोटिक सेल पता होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज है जो एक दूसरे में सेम है? पहला है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। पहला ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, वो यूकैरियोटिक सेल का स्पेसिफिक फीचर होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोट्स है जिनमें हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना, वो हेल्प करती है डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब प्रोसेस में। हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा है यहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन
एंड ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन, फाइन। फिर तीसरा है मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन प्रेजेंट। एक जीन एक्सप्रेशन के लिए, मतलब कोई भी जीन है वो अगली जनरेशन में जो एक्सप्रेशन दिखा रहा है, इसके लिए एक तरह का ओपेरॉन सिस्टम काम करता है। ये आप शायद 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जरूर मेंशन कर लेना, मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन सिस्टम। आई नो कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी याद करने में, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आप अभी 11th में आए हो ना बच्चा। अब मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले कि आपको एनसीईआरटी करवानी है। अभी मॉड्यूल भी लूँ तो ये चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन अभी मॉड्यूल लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपके बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है बायोलॉजी से रिलेटेड। फिर तो मॉड्यूल ही मॉड्यूल है, पूरे टाइम में पढ़ना है, अगले साल ही पढ़ना है मॉड्यूल, तो ठीक है। तो बस आप ये 3 चीज़ें नोटिस में रखना। मैं एकदम पूछ लूँ, बताना, देखिए आर्कीबैक्टीरिया और यूकेरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज़ है, तो दिमाग में आना चाहिए मैम हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, और एक मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन भी मिलता है। बस आपको 3 पता होने चाहिए, ठीक है। इनका डिटेल स्टडी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो मैं मॉड्यूल खुशी खुशी पढ़ाऊंगी आपको। ये था अपन ने इतना जो पढ़ा, ये था पार्ट अपना आर्कीबैक्टीरिया का। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, पता है आपको, जो सच्चे बैक्टीरियाज होते हैं वो यू बैक्टीरियाज ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है कि यू बैक्टीरिया के अंदर ये मोटाइलोफ्लेजिला, मतलब इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप भी देखोगे एनसीईआरटी में यू बैक्टीरिया की एक ऐसी स्ट्रक्चर, सांप जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये है अपना एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको बोलते हैं नोस्टॉक। नोस्टॉक होता है एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझते हो आप, लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है। मिट्टी के अंदर ये माइक्रोब्स होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो अपना मटर प्लांट है ना, मटर पी प्लांट, वो राइजोबियम से लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसी फैमिली का मेंबर है। तो उसकी जड़ों में मिलता है ये उसकी जड़ों में चिपका हुआ रहता है। उसकी जड़ों में चिपकने के बाद में वो बाहर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है वो, ठीक है, नाइट्रोजन की उस पी प्लांट के। तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए ये बोला गया है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, किसकी हेल्प से, हिटेरोसिस्ट। एक वर्ड दिया हुआ है हिटेरोसिस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए बता देती हूँ। जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। अब आपसे कई बार ना ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। यू बैक्टीरिया है, अपन को पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो बच्चा। पहला एग्जाम्पल है इसका नोस्टॉक, दूसरा एग्जाम्पल है एनाबिना, तीसरा एग्जाम्पल है ओलोसायरा, और चौथा एग्जाम है ओसिलोटेरिया। और पांचवी लिख सकते हो अपन स्पाइरुलिना। ठीक है, अब ये जो नोस्टॉक वाला बताया था, यही तो बताया था मैंने अभी, जो स्ट्रक्चर बताई थी सांप जैसी, filamentous blue green algae that holds the heterocyst part that is responsible for the atmospheric nitrogen fixation.
filamentous blue green algae holds heterocyst, and that heterocyst is responsible for the atmospheric nitrogen fixation. फाइन। दूसरा है एनाबिना, कोई खास रोल नहीं है। ओलोसायरा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये अपना ओसिलेटोरिया, ऐसे ओसिलेटोरिया होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म पानी में जीवित रहने वाला जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका नाम है ओसिलेटोरिया, सल्फर कंटेनिंग। हॉट स्प्रिंग। बेटा आप अब ये आज से ना मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि मुंह पे रहने चाहिए। जैसे मैंने कैसे बोला साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल ये 4 लिख दिए, यूबैक्टीरिया के एग्जाम्पल वो 5 लिख दिए। ये टिप्स पे आपको भी रहने चाहिए, एटलीस्ट उतने तो रहने चाहिए जितने एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना मैंने बताया था आपको क्या, यूनिसेलुलर प्रोटीन खाने के लिए काम आती है ये। यूनिसेलुलर प्रोटीन। फाइन, ये अपना पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है किसका, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब ये जो नॉस्टॉक और एनाबिना मैंने लिखा है ना, ये जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना साइनोबैक्टीरिया, ये तो फोटोसिंथेटिक होती है। अब फोटोसिंथेटिक है इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो नॉस्टॉक और एनाबिना ये कीमोसिंथेटिक है, मतलब केमिकल से अपना फूड बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से इनमें, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है तो ये इसको बोल देंगे अपन कीमोसिंथेटिक। बस इतना ही, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने लिखाया है। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे मैंने राइजोबियम का नाम लिया, फिर कई सारे, आपको पता है दूध से दही कैसे बनता है। लैक्टोबैसिलस एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में का काम करता है। आप देखते हो ना, दूध का होता है भगोना, उसमें पर 1 चम्मच दही डाल देते हैं, फिर उसको रख देते हैं 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए बंद करके, और उसको अपन उस जगह रखते हैं जहाँ पे उसको गर्माहट मिलती रहे, थोड़ा गर्मी मिलती रहे। वो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो 1 चम्मच अपन ने दही डाला है ना उसके अंदर, उसमें अपन ने करोड़ों की संख्या में अपन ने लैक्टोबैसिलस डाल दिया। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, मिटाना पड़ेगा। पहला है अपना लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। फाइन। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अभी अभी मैंने बताया था राइजोबियम। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स के लिए भी है, एंटीबायोटिक्स के लिए भी है वेरुलिना, ये सब में लिखाना ज़रूरी है, रहने तो आपके उसमें नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हाँ, अब ये है एनसीईआरटी में कि कई ऐसे बैक्टीरियाज भी है जो रोग करते हैं, सिट्रस कैंकर करते हैं। जैसे एक सेकेंड लिखाई देती हूँ, वो तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
जैसे अपन को पता है ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जिसका रोल है वो होता है अपना एग्रोबैक्टीरियम का और इकोलाई का। एग्रोबैक्टीरियम। एक मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, सुडोमोनास प्यूटिडा। सुडोमोनास प्यूटिडा एक इस तरह का बैक्टीरिया होता है जो जैसे अपन देखते हैं ना कि सऊदी अरब और ईरान साइड से है ना अपने इंडिया में इंपोर्ट होता है। क्या इंपोर्ट होता है? तेल। तेल अपने इंडिया में नहीं इतनी तादाद में बनता है कि अपन अपनी पूरी खपत को ख़त्म कर सके, जितना ज़रूरी है उतना मिल सके, तो अपन को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो सऊदी अरेबियन जो कंट्रीज़ है वहाँ से अपने लिए तेल आता है। अब तेल क्या प्लेन में आता है क्या? नहीं, वो वाया समुद्र की तरफ से आता है, सी वे से आता है। तो बड़े बड़े शिप में आता है, बड़े बड़े जहाज़ों में आता है। कई बार ऐसा होता है कि मिस हैपनिंग की वजह से वहाँ पे तेल लीक हो जाता है पानी के अंदर। कई बार हो जाती है ऐसी मिस हैपनिंग, तेल लीक हो जाता है। अब भैया बताओ, तेल लीक हो जाएगा ऊपर। अब आप भी जानते हो कि अपन पानी के ग्लास के अंदर तेल की ड्रॉप डालते हैं तो तेल ऊपर जम जाता है, मिलता नहीं है। तो अगर आप सोचो कि समुद्र में अगर पानी के ऊपर तेल ही तेल फैल गया तो समुद्र के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने प्लांट्स है, जितनी बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ हैं, फिश है, जो भी है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो पानी से ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ऊपर तो तेल फैल गया, बाहर मुंह निकाल के लेते नहीं है वो लोग, तो मर जाएंगे ना। उनके मरने के बचाव के लिए ऑयल स्पिलिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं सुडोमोनास प्यूटिडा। वो सुडोमोनास प्यूटिडा करता क्या है? वो उस तेल को खा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ये तो मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन बताया जो अपने डेली यूट्रिन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अपन लोग के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो डिजीज़ भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं तो एनिमल्स में भी करते हैं। लेकिन बस वो डिजीज़ का नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, बैक्टीरियाज का नाम नहीं दे रखा है, तो मैं ज़बरदस्ती आपका बर्डन नहीं बढ़ाऊंगी लिखा के, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट अपना है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का मैंने एक कैरेक्टर बताया था, अभी बताओ कॉपी पलट के। पूरे किंगडम में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, पूरे किंगडम में स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये सेल वॉल लेस होता है, सेल वॉल लेस होता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहता है, मतलब ये ऑब्लिगेट एनारोब होता है। एनारोब मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट मतलब मजबूरीवश रहता है, तो ये होता है विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, विदाउट ऑक्सीजन। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफरेंट है ना। देखो यार, इसको सेल वॉल भी नहीं चाहिए, सेल वॉल के बिना कोई जिंदा रहता है क्या? इसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए और स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम।
जोकर की तरह ये इसलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। चलो आज मैं पढ़ाने का काम इतना ही करती हूँ, अब अपन क्विकली रिवीजन करते हैं, क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्विकली रिवीजन जो छोड़ दो बेटा, पेन छोड़ दो, लिख रहे हो फटाफट लिख के फिर बताओ मुझे लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो अपना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। कॉपी पलटते रहना मेरे साथ साथ में, जैसे जैसे बोलूँ रिवीजन है ही, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपके एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर है उसकी शुरुआत हुई थी अपने कैरोलस लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। उन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया ये 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ प्लांट्स को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और एनिमल्स को क्लोरोफिल की एब्सेंस में बांट दिया, लेकिन और सारे डिटरमाइनिंग स्टेप्स को नजरअंदाज कर दिया। कौन से स्टेप्स? कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक में डाल दिया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक में डाल दिया, एंड ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स को एक में डाल दिया। यूग्लिना जो प्लांट और एनिमल दोनों से अपना अपना थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी रखती है, उनको किसी में नहीं डाला। तो डिपेंड बस यही था कि उनके क्लासिफिकेशन को इतना वैलिड प्रूफ नहीं मिला, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। फिर अपना आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। उन्होंने प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बना दिया जिसमें इन्होंने रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्री में रखा मल्टी को और एनिमेलिया में रखा मल्टी को। लेकिन हैकल ने भी वही चीज दोहराई जो लिनियस ने की थी, उन्होंने भी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का जिक्र नहीं किया, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का जिक्र नहीं करोगे तो आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए। फिर आता है अपना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। इन्होंने एक अलग से एक और किंगडम बना दिया जो था मोनेरा। हाँ, इन्होंने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो मोनेरा किंगडम में इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। लेकिन ये भी वैलिड नहीं था क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बता दिया, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लास्ट में जो सबसे वैलिड आता है अपना क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय WH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको सबसे ज्यादा एक राइट सिग्नल मिला था कि हाँ अब जो पढ़ा जाएगा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। वो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा is refers to prokaryotic cells. Protista is refers to unicellular eukaryotes. Fungi multicellular eukaryotes. Plantae multicellular eukaryotes. Animalia multicellular eukaryotes. सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर लेवल पे प्रोकैरियोट्स, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। प्रोटिस्टा होता है सेलुलर और टिश्यू प्रोटिस्टा भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसके बाद फंजाई होता है कि सेलुलर और टिश्यू ऑर्गेनल तरीके का होता है। एनिमल तक आते आते एक टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जिसमें क्लोरोफिल है दैट इज ऑटोट्रॉफ, जिसमें नहीं है दैट इज हेटेरोट्रॉफ। यही होता है क्लासिफिकेशन का आधार। उसके बाद अपन ने पढ़ा मोनेरा किंगडम को सबसे पहले उठाया। मोनेरा किंगडम होता है जिसमें अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम के मैंने फीचर्स बताए थे, सेल वॉल बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद में मोनेरा को अपन ने 2 डिवीजन में डिवाइड किया। पहला करा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा करा अपन ने यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरियाज यूबैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो ट्रू बैक्टीरियाज नहीं है, वो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज है, ओल्ड फॉसिल्स बैक्टीरियाज है वो, ठीक है, लिविंग ओल्ड फॉसिल्स। तो होता यह है कि आर्कीबैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किसकी वजह से होती है कि उनमें कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है, जिसकी वजह से उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है किसी भी हार्श सिचुएशन को टॉलरेंट करने की। जैसे हेलोफाइल्स है, हेलोफाइल्स सोल्ट में रह सकता है। थर्मोएसिडोफिल्स है, बहुत से बहुत गर्म झरनों में रह सकता है। मिथेनोजन है, मिथेनोजन रूमिनेट्स की गट्स में रह सकता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने और बताया था, थर्मोएसिडोफिल्स
एंटिक्विटीज, थर्मो एंटिक्विटीज एट्विकिटिस ना, जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है, जो कि पीसीआर टेक्निक में बहुत ज़रूरी होता है। अब अपन आते हैं अपने ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स में। ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने आपको, नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसायरा, ऑसिलेटोरिया एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज यूनिसेलुलर प्रोटीन, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है एज ए एडिबल प्रोडक्ट। फाइन। दूसरा है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक हिस्टेरोसिस्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नॉस्टॉक एनाबिना दोनों की दोनों कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन दर्शाती है, क्योंकि इनमें किसी तरह का क्लोरोफिल नहीं मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गीज में क्लोरोफिल मिलता है। ऑसिलेटोरिया होता है जो हॉट से हॉट स्प्रिंग में मिलती है, इवन सल्फर कंटेनिंग हॉट स्प्रिंग में मिलती है। फाइन। अब अपन यू बैक्टीरिया के ये सारे एग्जाम्पल्स है। पहला है अपना लैक्टोबैसिलस। मैंने बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैंने चुनिंदा इसलिए लिए हैं कि आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और थोड़े थोड़े आपको हिंट भी लगे कि हाँ हमें ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइन। आई बात समझ में? एनी क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछो, बोलो बोलो बोलो। ऑब्लिगेट एनारोब बताया था, वापस बताओ। ऑब्लिगेट एनारोब, एनारोब का मतलब होता है एरोबिक, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में एनारोबिक। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव ये दो वर्ड होते हैं। फैकल्टेटिव होते हैं कि या तो ये मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं तो दूसरे में भी सरवाइव कर जाऊंगा। ऑक्सीजन मिलेगी तो बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो सरवाइव कर लूंगा, मैं मेरा काम निकाल लूंगा। वो होता है फैकल्टेटिव वर्ड। ऑब्लिगेट होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं ऑब्लिगेट एरोबिक हूं तो मतलब मुझे ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, नहीं दी मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं ऑब्लिगेट एनारोबिक हूं मतलब मुझे ऑक्सीजन नहीं ही चाहिए, दोगे मैं नहीं लूंगा, दोगे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आई बात समझ में? चलो और क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पूरा आज जो मोनेरा किंगडम है वो समझ में आया है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्लासेस में प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमेलिया, जो मेरा पोर्शन नहीं है वो आपको पूजा मैडम पढ़ाएगी, ठीक है। तो प्लांटी तक मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये कम से कम मान के चलो आपके 6 लेक्चर चलने वाले हैं। मैं अभी कंसाइज वे में सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस लेके पढ़ा रही हूँ। दिमाग मत खराब करना मॉड्यूल शीट को देख के, कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। वो सिर्फ दी गई है कि आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन आप अभी मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ कि आप एनसीईआरटी को कितना कवर कर रहे हो। अगर आपने दिखाया कि मैं जितना करवा रही हूँ एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो मैं खुद आपके लिए एफर्ट करके बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगी। समझ में आई बात? चलो, ऑल द बेस्ट।